हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। दिस इज भाविका बुधवानी। और हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन के बकल कैविटी खत्म कर दिया था, तो अब हम बढ़ते हैं फाइरिंग्स की तरफ। लास्ट लेक्चर्स में हमने टंग और टीथ के बारे में काफी डिटेल में पढ़ लिया है। अब चलते हैं फाइरिंग्स की ओर। अब जानते हैं ये फाइरिंग्स होता क्या है। सो फाइरिंग्स इज बेसिकली अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब इसको कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर क्यों कहा गया है? हमने अपना टीथ पढ़ा है और टंग पढ़ा है, तो अभी हम बढ़ रहे हैं अपने फायरिंग्स की ओर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो फायरिंग्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट मीन्स द फर्स्ट पार्ट इज द एयर, जहां से हम लोगों की एयर पास होती है, उसको कहते हैं विंड पाइप, या उसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। दूसरा जो उसका पैसेज है इज कॉल्ड द ईसोफेगस, जहां से हमारा खाना जो है वो अंदर जाता है टूवर्ड्स द स्टमक। सो अब ये जो विंड पाइप है वो होता है फ्रंट की तरफ, और जो ईसोफेगस होता है वो होता है, जो फूड पाइप होता है वो होता है पीछे की तरफ। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि ये आगे की तरफ विंड पाइप होना चाहिए और पीछे की तरफ फूड पाइप होना चाहिए? क्योंकि हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो हम लोग की जो विंड है वो यहाँ से, यानी कि फर्स्ट विंड पाइप से अंदर तक पास हो जाएगी, और जो हम लोग खाना खाते हैं वो पीछे की फूड पाइप से अंदर चले जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि जो आगे वाला हिस्सा है वो हमारा फूड पाइप है, तो जो फूड है वो वजन में थोड़ा सा हैवी होता है कंपेयर टू एयर। तो अगर हम लोग यहाँ से फूड अंदर इंसर्ट करेंगे, तो शायद फूड के दबाव या प्रेशर की वजह से वो थोड़ा साइड में टिल्ट हो सकता है, यानी कि ये जो फूड पाइप है ये दबाव, ये बेंड हो सकता है टुवर्ड्स द विंड पाइप। इसके लिए जो आगे की तरफ है इट इज माय विंड पाइप, और जो पीछे की तरफ है इट इज माय फूड पाइप। क्लियर? तो जो विंड पाइप है उसे ट्रैकिया भी कहा जाता है, और जो फूड पाइप है उसे ईसोफेगस भी कहा जाता है। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, जो विंड पाइप है, उसके दो हिस्से हैं। वन इज एपिग्लॉटिस एंड द अदर इज ग्लॉटिस। तो जानते हैं ये एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस होता क्या है? ये जो हम लोग का विंड पाइप है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये जस्ट लाइक पाइप, इसके ऊपर एक ढक्कन है जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस, और जो नीचे वाला ये पाइप है इसको कहा जाता है ग्लॉटिस। तो ये जो ऊपर ढक्कन है ये क्यों है? ये जो ढक्कन है इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस फ्लैप। अब ये ढक्कन क्यों है? तो जो हमारा विंड पाइप है उसके ऊपर से ये ढक्कन है, अगर ये ढक्कन इधर नहीं होता तो हम लोग जो भी खाना खाएंगे वो ग्लॉटिस के पास चले जाएगा, और हम लोग जल्दी इमिडिएटली चोक करना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो ढक्कन है बना हुआ है कार्टिलेजिनस से, फ्लैप जिसको कहते हैं, वो ढक्कन प्रिवेंट करता है किसको? फूड की एंट्री को। किस में जाने से? ग्लॉटिस में जाने से। सो ये ढक्कन का होना, एपिग्लॉटिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो हमारा खाना है वो विंड पाइप में ना जाए। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, विच इज द फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो जो फूड है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि वो बैक साइड का हिस्सा है, और जो ग्लॉटिस था, एपिग्लॉटिस, ये फ्रंट साइड का हिस्सा है। तो फ्रंट साइड का मतलब इट इज द एंटीरियर पोस्चर, और जो पीछे के साइड है इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड, यानी कि पीछे के साइड पे। सो जो ये ईसोफेगस है जहां से हमारा खाना जाता है, ये कहाँ पे जाने वाला है? ये नेक से पास होके थोरैक्स में जाएगा, थोरैक्स से पास होकर ये डायफ्राम में जाएगा, और फाइनली ये खाना जाके एंटर करेगा इनटू द जे शेप्ड बैग कॉल्ड एज स्टमक। तो अभी जो ये स्टमक है ये जे शेप है। तो ये स्टमक के अंदर जो है करीबन 4 से 5 घंटे हमारा खाना जो है वो स्टोर हो सकता है। सो लेट्स सी, आपने ये डायग्राम से ये तो समझ लिया होगा कि जो फायरिंग्स है, जो उसका विंड पाइप है वो होता है फ्रंट साइड पे, यानी कि ग्लॉटिस, लाइरिंग्स और ट्रैकिया ये ओपन होते हैं लंग्स में, और जो ये एपिग्लॉटिस है, यानी कि जो ये फूड पाइप है, यानी कि जो ईसोफेगस है, ये ओपन होता है स्टमक में। सो हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये स्टमक है क्या।
सो जब भी हम लोग स्टमक देखते हैं तो स्टमक का बेसिक डेफिनेशन क्या है? जो स्टमक है, इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द फूड फॉर एटलीस्ट 4 to 5 hours इन अ ह्यूमन बॉडी। सो जब भी ये ईसोफेगस से स्टमक हमारा खुलता है, ये तो आपने देख लिया, ये तो ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस ओपन होता है जे शेप्ड स्टमक में। सो इधर जो बीच में आप देख सकते हो, इसको कहते हैं मसल स्पिंटर। अब ये मसल स्पिंटर क्या करती है? ये जो मसल स्पिंटर है, जिसको कहा जाता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंटर, ये बेसिकली क्या करने वाली है? ये हम लोग का जो भी खाना ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, उसको पीछे यानी कि वापस जाने से रोकेगी। सो इसके लिए गैस्ट्रोफे इसको कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंटर, क्योंकि ये ईसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट करती है। स्पिंटर का मतलब आप गेट समझ सकते हो, दरवाजा समझ सकते हो। तो ये जो है ईसोफेगस से स्टमक को ज्वाइन करती है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंटर। ये क्या करेगी? ये अभी ओपन होएगी, यानी कि ये अभी ईसोफेगस को ओपन करेगी इनटू द स्टमक। अभी जो स्टमक होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ईसोफेगस है और ये हमारा जे शेप्ड स्टमक है। जो स्टमक है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एंड जो हमारी लिवर है, इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। अभी इसके बाद हमको ये देखना है कि जो ये स्टमक है, इसके कितने हिस्से होते हैं। तो ये जो बेसिक स्टमक है, ये मिलाकर 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखते हैं ये 4 मेजर पार्ट्स स्टमक के है कौन से। सो जो स्टमक के 4 मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला जो ईसोफेगस है, वो ओपन होता है इन द कार्डियक रीजन। जो आप इधर देख सकते हैं, जो ईसोफेगस है यानी कि जो हमारा खाना पास करता है, हमारा जो फूड पाइप है, वो कहाँ पे, कौन से स्टमक के रीजन में आता है? कार्डियक रीजन में आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं हो, आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का मतलब पता है, the alternative contractions and relaxations of the esophagus। तो अगर ये esophagus जो है peristaltic movement से cardiac region में नहीं आएगा, that means यहाँ पे खाना जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जो खाना अगर ब्लॉक हो गया, तो हमको हार्ट बर्न यानी कि एसिडिटी जैसा या जलन जैसी महसूस होने लगती है। इसके लिए ईसोफेगस से डायरेक्टली खाना किस में खुलना चाहिए? कार्डियक रीजन में। जो दूसरा हिस्सा आप लोग देख सक रहे हैं इस स्टमक का, वो है ये फंडिक रीजन। अब ये फंडस जो है, ये जो फंडिक रीजन है, ये ऐसे ही बिना मतलब के बना हुआ है। ये बेसिकली जो ये कर्व है, इसमें बहुत ज्यादा गैस भरी हुई होती है। सो ये होता है इसका दूसरा हिस्सा। जो तीसरा हिस्सा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज दी बॉडी। जो बॉडी होती है, वो मेन सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टमक होती है। इसके अलावा जो आप लास्ट देख रहे हैं, इट इज दी पाइलोरिक रीजन। जो ये पाइलोरिक रीजन है, ये यहाँ स्टमक खत्म हो जाता है और यहाँ से स्टमक शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ये जैसे कि आप लोग सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिओडेनम देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो गई है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो कितने हिस्सों में बटी हुई है? सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो सबसे पहला रीजन है, उसको कहते हैं सी शेप डिओडेनम। जो दूसरा रीजन है, उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम। जो तीसरा है, उसको कहते हैं हाईली कॉइल्ड इलियम। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो सबसे पहला डिओडेनम है, वो सी शेप होता है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सेकेंड जो आता है, दैट इज दी जेजुनम। ये एकदम बीच का हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तीसरा जो हाईली कोइल्ड, एकदम आपस में जकड़ा हुआ, उसको कहते हैं इलियम। अब ये जो इलियम है, ये डायरेक्टली ओपन होता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में।
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का जो स्टमक था वो खत्म होके इधर शुरू हो गया है डिओडेनम में। सो डिओडेनम और ये बीच का हिस्सा जेजुनम और ये लास्ट का हिस्सा है इलियम। अब ये इलियम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में शुरू होता है। सो आगे हम देखते हैं कि जो इलियम है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन रीजन्स। The first region is the cecum, second is colon, the third is the rectum part. तो जो इधर आपको सीकम एरिया देख रहा है, इतना छोटू सा हिस्सा है सीकम का, इसको कहते हैं स्मॉल ब्लाइंड सैक। ये बहुत छोटी होती है, एकदम खाली सैक जैसी होती है, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जब सीकम में रहते हैं, क्यों रहते हैं? ताकि जो हम लोग का खाना आता है वो इनको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकें और जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक सकें, यानी कि थ्रू द एनस। इसके अलावा ये जो सीकम हिस्सा है इसके ऊपर आपको दिखेंगे नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस। इधर ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है वो आजकल हम लोगों के इस्तेमाल में नहीं आता है। तो जो हम लोग के इस्तेमाल में नहीं आता है, हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, बिकॉज उसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। तो ये जो अपेंडिक्स होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये शुरू होता है सीकम से। तो द सेकेंड पार्ट इज द कोलन। तो कोलन जो है वो तो सीधा साधा दिखता है। कोलन जो है वो पूरा खाना इधर से पहुंचा पहुंचा के रेक्टम यानी कि एनस तक लेकर पहुंचाता है। सो जो कोलन है उसके चार हिस्से हैं। द फर्स्ट वन इज द असेंडिंग कोलन, second is the transverse colon, third is descending colon and the fourth is sigmoid colon. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम से, this is ascending, this is transverse, this is descending and the last one is the sigmoid colon. तो ये sigmoid colon है यानी कि जो descending colon का ही continuous part है, ये open होता है rectum में और ये जो rectum है ये यहाँ से सीधा जाता है anus में। तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट जो है स्टमक का, फायरिंग्स का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब अच्छे से समझ में आया है। सो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे कि हमने ईसोफेगस से कार्डियक रीजन में जब खाना जाता है तो वहां पे भी एक और स्पिंटर होती है जिस स्पिंटर का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंटर। यानी कि ईसोफेगस और स्टमक को गैस्ट्रिक कहा जाता है, तो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंटर होती है जो स्टमक से ईसोफेगस में खाना वापस जाने से उसको रोकती है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जो कि पोर्शन होता है डिओडेनम का और स्टमक के लार्ज पार्ट, एकदम लास्ट पार्ट का, जो कि है पाइलोरिक। सो ये जो पाइलोरिक है जब ये डिओडेनम में ओपन होता है तो यहाँ पे एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। तो ये जो पाइलोरिक स्पिंटर होती है ये क्या करती है, ये हमेशा ध्यान रखती है कि जो हम लोग का खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में वापस ना जाए। सो ये कुछ यूजेस थे ये स्पिंटर्स के जो हमारे स्टमक में पाई जाती है। सो उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सम पीपल कफ आफ्टर ईटिंग अ मील मे बी ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोगों का जो विंड पाइप है वो कैसा है, एक ग्लॉटिस में डिवाइडेड है और एपिग्लॉटिस में डिवाइडेड है। अगर ये एपिग्लॉटिस के अंदर से खाना चले गया तो हम सीधा चोक करेंगे यानी कि हम खांसना शुरू करेंगे। तो ये इसमें पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, रीजन दीजिए जब लोग कफ करते हैं जैसे वो खाना खाते हैं। क्योंकि जो खाना है फूड पाइप में जाने के बजाय एपिग्लॉटिस यानी कि विंड पाइप में चले गया है। सो इसका आंसर रहेगा एपिग्लॉटिस। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। हमने अभी अभी देखा था कि ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ प्रेजेंट होता है। सो जो ये बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट होता है कोलन में। क्यों कोलन में? क्योंकि ये जो कोलन है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टोर करता है। ये बेसिकली एक होस्ट है कोलन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
बैक्टीरिया को अपनी जगह पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बना के रखता है। ये बैक्टीरिया क्यों जरूरी थे? ताकि जो हम लोगों का खाना है वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन होके उसमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल के एनस तक पहुंच जाए। लास्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट। सो अब तक हमने देखा है तो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट हिस्सा है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो करीबन 22 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो करीबन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सो जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।